नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विष्णु कुमार शर्मा है। मैं राजकीय महाविद्यालय रेवदर, जिला सिरोही, राजस्थान में हिंदी सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस पुस्तक पर। जी हाँ, पुस्तक का नाम है तहखानों में बंद अक्स। चित्रा मुद्गल ने इसे लिखा है। चित्रा मुद्गल हिंदी की जानी मानी लेखिका हैं और ये पुस्तक प्रकाशित हुई है कल्याणी शिक्षक परिषद, दरियागंज, नई दिल्ली से। 200 रुपये मूल्य है। 2014 में इसका ये प्रथम संस्करण आया है। चित्रा मुद्गल के बारे में आप सब लोग जानते हैं, हिंदी की जानी मानी लेखिका हैं। आवा, एक ज़मीन अपनी, गिली गुडू जैसे विशिष्ट उपन्यास वो लिख चुकी हैं। इसके अलावा उनके 3 नाटक, 13 कहानी संग्रह, कुछ निबंध संग्रह, बाल कथा संग्रह और 6 संपादित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी बनाई टेलीफिल्म वारिश बहुत चर्चित रही। एक कहानी, मंझधार और रिश्ते जैसे लोकप्रिय धारावाहिक में प्रसारित उनकी कहानियाँ भी काफ़ी सराही गई है। ये पुस्तक स्त्री विमर्श पर है। लेखिका एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और अपने सामाजिक जीवन में उन्होंने विभिन्न लोगों के साथ में जो वार्तालाप किया है, एक तरह से कह सकते हैं कि छोटे छोटे साक्षात्कार उन्होंने लिए हैं और उन साक्षात्कारों को बड़ी ही रोचक और किस्सा गोई शैली में उन्होंने इसमें पिरोया है। तो इस पुस्तक में उन्होंने कॉलेज जाने वाली युवा लड़कियों से लेकर कॉलेज की प्रोफेसर्स, बड़े प्रशासनिक पदों पर काम करने वाली महिलाएं, उसके अलावा मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय से लेकर ठेठ गांव देहात की अनपढ़ औरतों से बातचीत की है और उस बातचीत से स्त्रियों को लेकर के जो विभिन्न मुद्दे हैं वो हमारे सामने निकल कर सामने आए हैं। तो कुछ मुद्दों की मैं यहाँ बात करूँगा। ये पुस्तक मैंने पढ़ी और पूरी पुस्तक जो है मैंने एक सिटिंग में ख़त्म कर दी। सबसे पहले जिस बिंदु पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, मैंने इस पुस्तक में जो चीज़ मुझे अच्छी लगी हैं उसे अंडरलाइन भी किया है। सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है इस पुस्तक का वो है प्रेम। प्रेम बहुत शाश्वत विषय है। प्रेम पर अनेक कवियों, लेखकों ने अपनी लेखनी चलाई है। दार्शनिकों के लिए भी प्रेम एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। तो इस प्रेम को लेकर के उन्होंने साक्षात्कार लिए हैं और उन साक्षात्कारों से जो चीज़ निकल कर सामने आती है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। काशीबाई एक महिला नौकरानी है जो लेखिका की हाउसिंग सोसाइटी में उनकी कॉलोनी के आसपास के घरों में जो है झाड़ू पोंछा लगाने का काम करती हैं। तो उनसे जब उन्होंने पूछा इस बाबत तो उनका उत्तर बड़ा ही गंभीर और तर्कपूर्ण, वैसे तो प्रेम के मामले में कोई तर्क चलता नहीं है, लेकिन उनका उत्तर जो है मैं इससे बड़ा प्रभावित हुआ और मुझे लगता है कि प्रेम की इतनी सरल और सटीक व्याख्या बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी विद्वान, तथाकथित विद्वान लोग भी नहीं कर पाए होंगे। जब उनसे पूछा गया कि भाई प्रेम में देह का कितना रोल है, तो उन्होंने कहा कि बिगर शरीर के प्रेम कैसा होएगा। और जब लेखिका ने प्रश्न किया कि प्रेम तो सिर्फ एक बार होता है, क्या दोबारा हो सकता है, तो वो कहती हैं कि हाँ, प्रेम बार बार होता है, बहुत बार होता है ताई। और उस बात को कितने सरल उदाहरण के द्वारा उन्होंने स्पष्ट किया है, इसको मैं उन्हीं की भाषा में, काशी ताई की भाषा में आपके बीच में रखता हूँ। वो कहती हैं कि आई का मन में ममता होती है ना, वो पहला बच्चा को लई प्यार करती, दूसरे को पन, तीसरे को पन, जास्ती कमती तो चलता है। ऐसा आज प्रेम में भी होता है। प्रेम अपना बच्चा सरीका
अपना शरीर से जन्म लेता है और बिगड़ शरीर के तो होने को नहीं सकता। इसका मतलब है, अपनी मराठी भाषा में उन्होंने एक बात कही है, मराठी हिंदी, कि जिस तरह से माँ अपने पहले बच्चों को प्रेम करती है, दूसरे को करती है, तीसरे को करती है, सब बच्चों को माँ प्रेम करती है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सबको करती है। इसी तरीके से प्रेम भी बार बार होता है कि हम जिस प्रेमी पात्र से पहली बार प्रेम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक बार प्रेम हो जाने के बाद दोबारा नहीं होता। दूसरी बार भी हम जब किसी से प्रेम करने लगते हैं तो उतनी ही शिद्दत से वो प्रेम होता है, और तीसरी बार भी हो सकता है और चौथी बार भी। और शरीर की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस बात को कितनी सरलता से जो है काशी ताई ने जो है समझाया। अब इससे थोड़ा भिन्न मत रखने वाली एक पात्र और है इनकी, जो मुंबई की झोपड़पट्टी में रहती है और सेक्स वर्कर का काम करती है। वो बताती है कि ये काम वह मजबूरी में कर रही है, और कुछ दिनों बाद जब उसके पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे वो इस काम को छोड़ देगी। तो जब उससे पूछा गया कि तुम्हारे लिए प्रेम क्या है, तो उसने कहा कि निसंदेह मेरे लिए प्रेम देह से परे की भावना है, दिल और आत्मा में बसी हुई सुगंध, जो पात्र के जिंदगी और स्पर्शों से बहुत दूर चले जाने के बाद भी भीतर जीवित रहती है। प्रेम जब किसी से शुरू होता है तो शरीर भोग से नहीं, शरीर भोग मध्य में आ जाता है, तो मैं उसे यूँ कहती हूँ कि वह दिन प्रतिदिन लगने वाली भूख है। जैसे बगैर खाना खाए नहीं रहा जा सकता, लेकिन मेरे लिए प्रेम और सेक्स दो अलग अलग जीवनानुभूतियाँ हैं। एक प्रकृति है तो दूसरी भावना। तो हम बड़ी बड़ी सेमिनार्स आयोजित करते हैं, उन सेमिनार्स में तथाकथित बुद्धिजीवियों को आमंत्रित करते हैं, उनसे सुनते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि लेखिका ने ठेठ निम्न वर्ग से संबंध रखने वाली काशीबाई और दूसरी सेक्स वर्कर लड़की से जब बातचीत की, तो उन्होंने किस तरह से प्रेम को परिभाषित किया, ये वास्तव में आश्चर्यचकित करता है। और मैं दोनों ही मतों से जो है काफ़ी हद तक सहमत हूँ। आगे हम बात करें विवाहेतर संबंधों को लेकर के। समाज में बड़ी विडंबनाएं हैं, और ये विवाहेतर संबंध क्यों पैदा होते हैं, इनकी पड़ताल लेखिका ने एक चैप्टर में इसमें की है। तो इसमें एक महिला जो शादीशुदा मर्द से प्रेम करती है, मर्द जो है वो चित्रकार हैं, और औरत जिसे हम दूसरी औरत कहते हैं, वो भी एक बड़े प्रशासनिक पद पर कार्यरत हैं। दोनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो लेखिका ने जब उनसे पूछा कि आप शिब्बू के साथ, जो पुरुष पात्र है उसका नाम है शिब्बू, के साथ अपने संबंधों को किस तरह से परिभाषित करेंगी, तो बेझिझक बेखौफ होकर कहती है कि मैं उनकी जीवन संगिनी हूँ। विवाहेतर संबंधों के बारे में वो महिला पात्र कहती हैं कि विवाहेतर संबंध समाज में आधुनिक भावबोध की ही उपज नहीं है। दूसरी औरत हमारे समाज में तब से है जब से स्त्री पुरुष के रहस्यमय संबंध विकसित हुए हैं। यानी जब से ये सृष्टि का विकास हुआ है, जब से स्त्री और पुरुष एक दूसरे को समझने लगे हैं, तब से ये चीज़ें हमारे समाज में मौजूद हैं। ये अलग मुद्दा है कि उसे किन किन रूपों में मान्यता प्राप्त हुई और किस रूप में नहीं। लड़का पैदा ना हो तो इसी समाज में पुरुष 4 बीवियाँ घर में डाल लें, और वरना उसके किसी बाहरी स्त्री से रागात्मक संबंध स्थापित हो गए तो उसे लांछना प्राप्त होती है रखेल के रूप में। तो ये हमारे समाज की विडंबना है। अब ये ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए जब उन्होंने कहा कि आप जिस पुरुष से प्रेम करती हैं उनकी पहले से पत्नी है, और ऐसा समाज में बहुत सारे संबंधों को लेकर है, तो क्या यह है कि स्त्री के द्वारा शोषण नहीं है? तो इस पर वो कहते हैं कि बिल्कुल है, लेकिन स्त्री को समाज में सम्मानजनक और बराबरी का स्थान दिलाने के लिए अपने हवन कुंड में अपनी ही आहुति देनी पड़ेगी, तभी चेतेंगे
जिस घर में एक भी लड़की को इस दुर्घटना का सामना अपने जीवन में करना पड़ रहा है, वहाँ अन्य लड़कियों के प्रति परिवार वालों का ये रवैया बदला है। यदि घर में किसी बड़ी बेटी के साथ ऐसा हो गया कि उसके पति उसको पसंद नहीं करते और उसके पति का किसी और महिला या किसी और लड़की के साथ प्रेम संबंध है, तो जब इस बात की भनक लड़की के पीहर वालों को लगती है तो वो आगे से ये कोशिश करते हैं कि जब हमारे दूसरे बच्चों की शादी करें तो वो उनकी रजामंदी से की जाए, उन पर थोपी नहीं जाए, ताकि उनका जीवन उस बड़ी बेटी की तरह यातना में और नरक के समान ना हो। तो आगे चलकर ये रवैया बदल सकता है। तो काफ़ी सारे उन्होंने इस तरह से विवाहेतर प्रेम संबंधों के उदाहरण इसमें दिए हैं और उनके साक्षात्कार लिए हैं। आगे एक और बिंदु पर चर्चा करके मैं इस बात को समापन की ओर ले जाना चाहूँगा। स्त्री की स्वतंत्रता और समानता की हम बात करते हैं तो मूलभूत प्रश्न ये आता है कि समाज में बदलाव कैसे आएगा। सरकार ने जो है बहुत सारे कानून भी महिलाओं के हक़ में बनाए हुए हैं, लेकिन उन कानूनों की कितनी पालना हो रही है और क्या केवल कानून बनाए जाने से ही परिवर्तन संभव है। इस पर लेखिका कहती हैं कि नारी स्वतंत्रता और समानता का प्रश्न मूलतः पुरुष मनोविज्ञान का प्रश्न है। जब तक पुरुष के मनोविज्ञान में परिवर्तन नहीं आएगा, हम कितने ही कानून बना लें, स्त्रियों की दशा में और दिशा में सुधार आना संभव नहीं है। वो कहती है कि आवश्यकता इस बात की है कि पुरुष सत्तात्मक समाज अपनी परंपरागत अहमवादिता और सर्वोपरि वाली मनोग्रंथि से मुक्ति पाए। पहले उसे स्वयं अपनी मनोवृत्तियों से छुटकारा पाना है, तभी वह औरतों को सही स्वतंत्रता दे सकता है, अपनी समानता पर खड़े देख पाना सहन कर सकता है, कानूनी हक सौंप सकता है, मगर जीने की सुख सुविधा, कानून हक तो सौंप देता है मगर जीने की सुख सुविधा तो समाज देता है। और एक महत्वपूर्ण बात और कहती हैं वो कि सेक्स शिक्षा की तरह इस देश में ज़रूरी है कि मानसिक परिपक्वता के लिए भी कक्षाएं होनी चाहिए, जिनमें यह बताया जाए कि स्वतंत्रता और समानता की परिभाषा क्या है। औरतों को लेकर किसी क्रांतिकारी परिवर्तन का मंच तभी पुख्ता हो सकता है, वरना जिस विषम समाज में और अकेली औरत की परिभाषा उल्टा या चरित्रहीन होना है, वहाँ तलाकशुदा को सहज व्यक्ति के रूप में मान्यता मिलना या प्राप्त करना कितना दुर्लभ है। तो इस तरह से स्त्री विमर्श पर एक बहुत महत्वपूर्ण, बेहद पठनीय पुस्तक है। भाषा इसकी बेहद सरल और रोचक है, किस्सा गोई शैली में लिखी गई है। एक और अंतिम उदाहरण के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जो सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई की छात्रा है, बीए सेकेंड ईयर में है। तो हम बहुधा बात करते हैं कि भाई क्या आर्थिक सुरक्षा महिला सुरक्षा की गारंटी है? क्या आर्थिक आत्मनिर्भरता महिलाओं को स्वतंत्रता और समानता दिलाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है? तो इस पर उस कॉलेज गोइंग स्टूडेंट का जो वक्तव्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहती है कि अगर शादी करनी भी है तो ज़रूर करो, पर बराबरी के अधिकार के साथ। उन पर डिपेंड रहेंगी लड़कियां तो उनके हाथों का डमरू बना ही रहना होगा। मैं तो अपनी सहेलियों को यही सलाह देती हूँ कि जब तक तुम आर्थिक रूप से अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं बनाओगी, तब तक अपने बुनियादी अधिकार नहीं पा सकोगी। हालांकि मेरा मानना है, मैंने बहुत सारी महिलाओं को इस तरह से देखा है जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं, लेकिन फिर भी उन्हें परिवार में गैर बराबरी का दर्जा प्राप्त है। महिला सशक्तिकरण क्या है? एक लाइन में इस बात को कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। महिला सशक्तिकरण का मतलब है निर्णयों में भागीदारी। इसकी हम शुरुआत परिवार से करें और फिर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो परिवार से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ तक जितने भी होने वाले निर्णय हैं
उन निर्णयों में महिलाओं की कितनी भागीदारी है। महिलाओं की निर्णयों में होने वाली भागीदारी ही वुमेन एम्पावरमेंट है। तो ये पुस्तक आप पढ़िए, बेहद रोचक पुस्तक है, स्त्री विमर्श की पुस्तक है और सबको पढ़नी चाहिए। विशेष रूप से हमारे पुरुष भाइयों को ये पढ़नी चाहिए, लड़कियों को भी पढ़नी चाहिए, महिलाओं को भी पढ़नी चाहिए कि वो उनको जागरूक करती हैं, उनकी सोच, उनकी सोचने की दिशा उसमें परिवर्तन लाती है। और पुस्तक के आरंभ में अपने प्राकथन में भी लेखिका ने ये कहा है कि इस पुस्तक का उद्देश्य लड़कियों और महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करना है। तो आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।